कह देगा HCF। देखो ध्यान रखना, HCF जब कहेगा तो हम अंश का HCF करेंगे और हर का LCM करेंगे, है ना। अंश का हम क्या करेंगे, मस, और हर का करेंगे लस। अंश का मस, हर का लस करेंगे। ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा, अंश का मस, हर का लस। अब अगर जैसे मान लेते हैं कि आपको LCM निकालना है तो याद रखना अंश का LCM होगा और हर का HCF होगा। देखो मस यदि निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का मस निकलता है, अगर लसा आप निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का लसा निकलता है, और नीचे में उल्टा, अगर ऊपर मसा निकल रहा है तो नीचे लसा, और ऊपर में लसा निकल रहा है तो नीचे मसा। ये ध्यान रखना है। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले जो है एक चीज और देखना होता है, आपको ये देखना होता है कि सारा भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। जैसे ये बताइए, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या और ही कट सकता है आंसर? ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर कोई भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, सबसे पहले उसको हम काट के छोटा करेंगे, उसके बाद ही ये नियम लगाएंगे। अगर बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में बदले यदि ये नियम लगाते हैं तो आंसर आपका गलत होने की संभावना रहेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, एकदम बी अलर्ट। यहां क्या है कि जब भी ये हम लगाते हैं उससे पहले एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा सारा भिन्न छोटा रूप में है कि नहीं। मैक्सिमम जगह छोटा रूप में ही हो, जैसे इसमें भी सब छोटा रूप में है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है वो कटने वाला दे देता है, तो पहले काट लीजिएगा तब ही नियम लगाइएगा, तब जाकर सही आंसर होगा। तो आइए ना, मस कहता है तो अंश का क्या करेंगे, मस। तो बोलिए जी 11, 9, 6 और 10 का क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, मस। तो जहां तक हम देख रहे हैं इसका मस कितना है, 1 है। मस का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ई भी कटे, ई भी कटे, ई भी कटे, ई भी कटे। तो सब किससे कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है, 1 से ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, तो मसा 1 हो गया। और हर का क्या करेंगे हम, लस। तो नीचे वाले का हम करेंगे लस, इन सब का हम लसा निकालेंगे। तो देखिए 33 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए। तो लसा एक तो निकाल सकते हैं। जहां तक हमारा समझ है कि आप लसा निकालने में टाइम वेस्ट ना करें, आप ऑप्शन को देखो, वो जल्दी हो जाएगा। आप ऑप्शन को देखिए कि कौन सा ऐसा हर है जो इस सब से कटता है, तो बिल्कुल यही आपका है, बाकी कोई नहीं है। जैसे देखिए 25 से ही तो कट रहा है, 20 से ये तो कट रहा है, बट 33 से ही कटेगा। 33 से यदि ई कटेगा तो फिर 25 से नहीं कटेगा, 33 से ही कटेगा तो फिर ये 15 से नहीं कटेगा। तो एक ही को चांस से बन रहा है आपका, कितना, 3300 आंसर हो जाएगा। यही नीचे वाला ऐसा है जो इससे भी कट रहा है, 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 तो यही इसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो आप जो ऐसे निकालिएगा लसा ना, उससे बेहतर है कि ऑप्शन को देख लीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बढ़े आगे। तो अंश का क्या करना है, मस, और हर का लसा करना है। और यदि भिन्न का लसा निकाल रहा रहेगा तो अंश का लस और हर का मस करेंगे। डाउट रहेगा पूछिएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा। सवाल संख्या 2, एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12% और तीसरे वर्ष में 15% का वृद्धि होता है। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी, इसको हमने कह दिया x। 3 साल पहले कितना था, x। अब साले साल बढ़ रहा है, पहला साल कितना बढ़ा, 10%, तो हो जाएगा 110/100। फिर दूसरा साल बढ़ा 12%, तो 112/, अब फिर तीसरा साल बढ़ा 15%, तो 115/100। ये 3 साल पहले की जनसंख्या है, और 3 सालों तक बढ़ करके आज इसकी जनसंख्या 31,16,96 हो चुका है आपका। तो बराबर कर दी 31,16,96 से। अब इसको बस काट करके x का मान निकालना है आंसर। देखो जी, हो जाएगा 10 से कटा तो 11/10, और ये 4 से कटेगा, 4 से 53 बार में, और 4 से 53 बार में थोड़ी ना कटेगा, 4 से कटेगा कितना बार में, 28 बार में।
और 4 से 25 बार में। फिर देखो जी 5 से कटेगा 23 बार में और 5 से 20 बार में। 4 से कटेगा ये 5 बार में और 4 से कटेगा ये 7 बार में। कटेगा ना। अब तो इधर नहीं कटेगा, तो इधर से उधर पक्का कटेगा। 6 6 12 1 13 और 9 1 10 3 13 11 से कटेगा ऊपर ऊपर। देखो 11 दूना 22 और 9 पे 11 8 88, 11 3 33, 11 3 33, 11 6 66। 11 से कटा ना। 7 से भी कटेगा। जब ऑप्शन पूरा पूरा तो कटबे करेगा, आप निश्चिंत रहिए, खाली काटते रहिए आप। 7 से काटिए 7 चौक 28 0, फिर 7 चौके 28, 7 8 56, फिर 23 से भी कटेगा, पक्का कटेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑप्शन पॉइंट में रहता ना तब डाउट होता है कि शायद नहीं कटेगा। पूरा पूरा है तो कटेगा ही कटेगा। 23 से काटो, 23 से कम 23, बचा कितना 17 पर 4, तो 23 सते 161, 23 सते 161, तो बचेगा 13 पर 8 और 23 छक 138, 176 बार में कट गया। तो बोलो जी x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 25 125 गुना 10 यानी 1250 और गुना में 176 हो जाएगा। है ना होगा जी। तो गुना करने में दिक्कत हो रहा है। 125 गुना 10 इसको लिखिएगा, 125 गुना 10 लिखिएगा यहां। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 22, 22 8 176 होता है। अब देखिए 125 8 कितना 1000, 125 8 1000। जानबूझ के हम 125 के साथ 8 लाए हैं क्योंकि 125 8 1000 होता है। अब बोलिए 22 लिख देंगे, 125 8 हो गया 1000, एगो जीरो ही है तो एगो जीरो और बैठ जाएगा, यानी 2,20,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2,20,000 आपका हो जाएगा, है ना। मतलब यही ना, एक तरफ इसको सब कर करके, हाँ कर सकते हैं। समझे बात को। हाँ डिजिटल सम भी लगा के पकड़ सकते हैं। देखो उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए जी यदि आप डिजिटल सम लगाते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए यहां पर, x बराबर यहां इसको हम क्या किए काटे, तो यही वाला मिला ना फाइनली, तो वही ना कर रहे हैं। तो ये मिला, कितना मिला आपका 1250, या फिर 1250 इसको अलग अलग गुना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं 10 गुना 25 गुना 5, ठीक ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर, जैसे 10 गुना में कितना 25 और गुना कितना 5 और गुना में कितना हो गया 176, ये ना मिला हमको। मतलब सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि जो भाग में है ना बट्टा में, पहले उसको खत्म कर लेंगे और सब देखो चला गया उस तरफ, 10 गुना 25 गुना 5 गुना 176। डिजिटल सम लगा के यहां पर ऑप्शन पकड़ सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या है कि जोड़ जोड़ करके और 9 को काटना होता है। जैसे देखिए 7 और 1 8 और 6 14, तो 14 में 9 कटेगा तो बचेगा कितना 5। अब 5 और 2, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। इसको जोड़िए 1, इसका डिजिटल सम हो गया। अब गुना करिए तो 5 5 25, 25 सते 175 गुना 1 यानी 175 हुआ। गुना किए, अब फिर डिजिटल सम लगे 7 5 12 और 1 13, 13 में 9 घटाया तो कितना बचा 4, यानी इसका रिजल्ट का डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे डिजिटल सम लगा के कहां 4 हमको मिल रहा है, तो ये डिजिटल सम यहां लगाइए, जोड़िए तो कितना है डिजिटल सम 2, यहां जोड़िएगा तो 5 2 7 2 9, 9 खतेगा तो इसका डिजिटल सम 0।
5 2 7 और 2 2 4। देखो यहां डिजिटल सम 4 और यहां भी डिजिटल सम 4, मतलब आंसर ये हो जाएगा। ठीक ना, बात ये वही है। यहां भी 125 हमको दिख रहा है ना, अब 22 8 176 जानते हैं, तो 8 से गुना हुआ 1000 और 22 वाला आ गया तो 22 वाला मार दीजिए। ऐसे भी देखो ये 22 से ही कटने वाला है, 22 8 176, 22 का मल्टीपल एक एक ऑप्शन है तो उसको कर सकते हैं नहीं? हाँ बहुत सारा है, सही बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक परिवार में 4 व्यक्ति है और चारों का औसत 32 है। आपको पता है कि औसत को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कुल उम्र निकल जाएगा। औसत 32 4 लोग का, तो कुल उम्र कितना हो जाएगा? 32 चौके 128 वर्ष हो जाएगा। सही बात है जी। 4 लोग का एवरेज 32, उसमें 4 से गुणा करिए, कुल उम्र 128 हो गया। अब कहता है पिता की आयु 50 वर्ष, माता की आयु 46 वर्ष और पुत्री की आयु 20 वर्ष। तो कितने लोग की चर्चा है? 1 2 3। और चौथा कहता है एकमात्र पुत्र है, उसकी उम्र कितना है? तो 4 लोग के उम्र में से अगर 3 लोग का उम्र घटा देंगे तो चौथा का नहीं निकल जाएगा। और 3 लोग कौन कौन है? तो कितना कितना है? 50 और 46 96, 96 और 20 116। तो 116 बस इसमें से घटा दीजिए तो निकल जाएगा 12 साल किसका? पुत्र का निकल जाएगा। देखिए जैसे ही एवरेज को 4 से गुना के चारों का उम्र हो गया। चारों के उम्र में से 3 गो का उम्र यदि हम घटा देंगे तो चौथा का उम्र नहीं निकल जाएगा 12 साल, यानी 12 साल का उसका बेटा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा सभी लोग। देखिए जी, साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में एक धनराशि में इतना का वृद्धि होता है। एक बात समझ लो, जो वृद्धि होता है वही ब्याज है। 45% का वृद्धि होता है, ये ब्याज है 45%। बढ़ता है उसको हम लोग ब्याज। 100 रुपया है, 105 रुपया हो गया, बढ़ा कितना? 5 रुपया। तो 5 रुपया क्या है? ब्याज है। बढ़ता है वो ब्याज ना होता है। तो अगर कहीं सवाल में कह दे, ब्याज के सवाल में, इंटरेस्ट वाले सवाल में कि इतना बढ़ा है, मतलब समझो वो ब्याज है। आप याद करो, कल का क्लास भी याद करो, हमने पढ़ाया था कि एसआई जो है ना वो होता है आरटी परसेंट होता है। एसआई कितना होता है? आरटी परसेंट। रेट और टाइम का गुणनफल एसआई होता है प्रतिशत में। तो बताइए एसआई कै परसेंट है? 45% है। ये समझो कि रेट इंटू टाइम है। तो अगर आरटी में टाइम से हम भाग कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। बोलिए जी रेट कितना निकल जाएगा? तो 45 में भाग देंगे 9 से तो कै परसेंट? 5% रेट निकल जाएगा। कोई कहेगा कैसे आया? तो 45% में 9 से क्या किए? भाग दे दिए तो 5% हो गया। आप चाहे तो ये रेट है, आई टाइम है, गुना करें 9 5 45, नहीं हो गया? तो ये 45% है एसआई, टाइम दिया 9 तो 9 से भाग दे दो, 5% हो जाएगा आपका रेट। तो रेट निकल गया आपका 5%। डायरेक्ट 9 से भाग दिए, 5% आ गया रेट। अब क्वेश्चंस कहता है कि समान दर पर यानी 5% से 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5% की रेट से 3 साल का सीआई पूछता है। तो जैसे भी आप सीआई निकालते हैं वो तरीके लगाइए। लाइन मेथड हम लगा दे रहे हैं, है ना? लाइन मेथड हम पढ़ाते हैं सीआई। देखो तो एक लाइन खींच दिए, 3 साल समय है तो 3 पार्ट में क्या किए? बांट दिए। ये लाइन मेथड इसको हम कहते हैं, है ना? एक लाइन खींच के 3 साल 3 पार्ट में बांट दिए। बोलिए हर साल ब्याज कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। किस पर? 12,000 पर। तो बोलिए 12,000 का 5% 600 होगा क्या? सुनिए 12,000 में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो 10% हो गया। बोलिए 10% का मान कितना? 1200। 10% का मान 1200। कोई भी नंबर में एक अंक के पहले डेसिमल बैठाइएगा वो 10% मान देता है। तो 10% की वैल्यू हो गया 1200। तो बोलो 5% का मान कितना? 600 हो गया, है ना? तो यहां लिखेंगे हम ऐसे 600, यहां भी 600, यहां भी 600 और यहां क्या लिखेंगे? 0। देखो लाइन मेथड में इस जगह पर हमेशा 0 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहला साल है और पहला साल का
जितना एसआई होता है उतना ही क्या होता है, सीआई होता है। तो यहां जीरो लिखना एकदम कंपलसरी है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों पर ब्याज। देखो पहला साल में जितना ब्याज बना है, पहला साल में जितना ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा। कै परसेंट? 5%। तो बोलिए 600 का 5% कितना? 30 होगा। अरे 600 का 10% 60, तो 5% 30। देखो 600 का 10% कितना? डेसिमल बढ़ा दे 60, 5% 30 हो जाएगा। यहां लिखते ब्याजों पर ब्याज, यहां लिखते हैं। फिर पिछले 2 साल में जितना ब्याज बना है उस सब पर लगेगा फिर 5%, यहां लिखाएगा। तो बोलिए बोलिए इसका 5% 30, इसका 5% 30, तो 30 30 60, इसका 5% 1.5 है, तो 60 और 1.5 हो जाएगा 61.5 हो जाएगा। देखो जी लाइन मेथड में लाइन के ऊपर होता है एसआई, लाइन मेथड में लाइन के नीचे होता है सीआई एसआई का डिफरेंस, और जब सब को जोड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सीआई कहते हैं। तो आप जोड़ लो 600 600 1200 और 600 1800, 61 30 91.5, यानी 1891.5 रुपया सीआई। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस का ये है, प्रैक्टिस जैसे रहेगा ना तो बहुत फास्ट ये लिखा जाता है। इसमें देखो अगर एसआई पूछेगा 3 साल का तो 6 1800 आंसर। इसी क्वेश्चन में पूछता सीआई एसआई का अंतर बताओ, तो नीचे वाला खाली जोड़ देते 91.5 रुपया सीआई एसआई का अंतर हो जाता। पहला साल का सीआई पूछता तो 600 रुपया, दूसरा साल का सीआई पूछता 630 रुपया, तीसरा साल का सीआई पूछता तो 661.5। मिश्रधन पूछेगा तो सीआई निकल गया ना, और सीआई को 12,000 मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन भी हो जाएगा। तो सब कुछ आपका यहीं पे दिख जाएगा। कुछ कहना है बोलिए। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों पर ब्याज। पहले 12,000 का 5% किया तो 600 600 600 यहां जीरो, इसका फिर लगाएंगे 5% 30 रुपया, फिर इन सबका लगाएंगे 5% 61 रुपया 50 पैसा, और फिर सबको जोड़ देंगे तो सीआई हो जाएगा। देखिए जी ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक पीसी को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 990 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 15% का लाभ होता। सोचो जी पहले 18% का नुकसान हो रहा था, पहले 18% क्या हो रहा था? हानि। अब होने लगा उसको 15% का लाभ होने लगा। पहले 18% की उसको हानि होता था, अब होने लगा 15% का लाभ। तो सोचिए कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। जोड़िए 18 15, 18% हानि होने का मतलब क्या है कि 100 से 18 कम में पहले बिक रहा था। अब 15% लाभ होने का मतलब क्या है कि 100 से 15 ज्यादा में बिकने लगा। तो टोटल वृद्धि कितने का हुआ? पहले था 18 कम, तो 18 प्लस 15 पूरा 33% का वृद्धि हो गया। नहीं 33% का वृद्धि हुआ। क्यों? 990 रुपए में बेचने की वजह से। इसका मतलब 990 रुपया जो है ना वो 33% के बराबर है। तो 33 से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। नहीं समझे शायद। पहले पीसी पर क्या हो रहा था? 18% का हानि हो रहा था, मतलब 100 से 18 कम में बिक रहा था, और अब उसको 15% का लाभ होने लगा, यानी 15 ज्यादा में बिकने लगा 100 से। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ? 100 से 18 कम है और 100 से 15 ज्यादा है, तो टोटल वृद्धि हुआ 18 प्लस 15 पूरा 33 का इंक्रीमेंट हुआ, बस 990 रुपए ज्यादा में बिकने की वजह से। तो 33% का मान 990 रुपए, 33 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया। अगर क्रैमुल पूछता तो 100 से गुणा करते, बट कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो बोलिए 10% का लाभ कमाना है तो कितना बेचना पड़ेगा? 110 में। 110% का मान निकालने के लिए 110 से गुणा कर दिए। देखो जी 33 से 30 बार में, इसको हम गुणा करेंगे तो 33 पर 2 जीरो 33 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी एक चीज जानिए, हानि और लाभ रहता है तो जुटता है, हानि और लाभ रहता है तो जुटता है, और हानि हानि रहेगा तो घटता है, लाभ लाभ रहे तो घटता है, सेम सेम रहेगा तो घटेगा और उल्टा रहेगा तो जुटेगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं हम।
तो जोड़ दिया 33 बराबर 990, इसलिए 110 इक्वल टू व्हाट, 33 से भाग के देकर के 110 से गुणा कर दिया। 6 नंबर सवाल यहां पर देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 21% छूट पर बेचता है और 21% का लाभ कमाता है। सुनिए जी, डिस्काउंट एमपी अपने आप में कै परसेंट, 100%, जिसमें से 21% छूट दे दिया तो बेच रहा है कितने में, 79% में। 100% अंकित मूल्य है, इसमें 21% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अंकित मूल्य के 79% में बेच रहा है। ये एसपी हो गया। बेचने से हो क्या रहा है, उसको 21% का फायदा हो रहा है। आप बताओ लाभ का गणना किस पे किया जाता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो 21% का लाभ होता है, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का 121% हो जाएगा। 21% लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 121%। किसका, सीपी का। देखो ईवी विक्रय मूल्य, आईवी विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया तो भी विक्रय मूल्य बन गया, और क्रय मूल्य पर लाभ लगाया तो भी विक्रय मूल्य बन गया। ईवी विक्रय मूल्य, ईवी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सेंस से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इधर का परसेंटेज इधर का परसेंटेज कट गया, तो क्वेश्चंस कहता है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। तो सीपी का रेशियो इधर वाला और एमपी का रेशियो उधर वाला, 79:121। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। सही बात है जी। विक्रय मूल्य के सेंस से हम दोनों को बराबर कर देंगे तो सीपी का रेशियो इधर वाला और एमपी का रेशियो उधर वाला हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, पढ़िए ना। सागर ने एक निर्माण के व्यवसाय को शुरू किया, उसने 30 लाख रुपए का निवेश किया। बोलो 30 लाख कौन निवेश किया, सागर। 5 महीना बाद करण आया और उसने 20 लाख निवेश किया। अब कहता है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो सागर और करण का लाभ में अंतर कितना है। तो सुनिए जी, सागर का निवेश 30 लाख और करण का निवेश 20 लाख। बताइए क्या जीरो कॉमन है, 6 जीरो यहां 6 जीरो यहां। पार्टनरशिप के सवाल में जो पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जितने जीरोज कॉमन है उसको आप काट सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा संख्या लिखने में काहे समय बर्बाद करना, उसके जगह पर सिर्फ 3 लिखो, 2 लिखो, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लाभ का रेशियो बनाएंगे। आपको पता है पार्टनरशिप में लाभ बराबर क्या होता है, बोलिए सब लोग, लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। ये सब याद न रखिएगा। पार्टनरशिप में लाभ बराबर पूंजी गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो बोलिए सागर का पूंजी कितना है, सिर्फ 3, और जानते हो पूंजी 3 है और समय हो जाएगा 12 महीना। वर्ष के अंत में लाभ बांटा जा रहा है, 12 महीने पे लाभ का बंटवारा हो रहा है। और शुरू से कौन है बिजनेस में, सागर, यानी सागर का पैसा पूरे 12 महीने तक लगा रहा। इसके बाद आइए करण का पूंजी की बात करें तो कितना है, 2 है, और जानते हो करण आया है 5 महीना बाद। 12 महीने पे लाभ का बंटवारा हो रहा है। अब 5 महीना लेट से आया है करण उस बिजनेस में, तो 12 माइनस 5, 7 महीने तक उसका पैसा लगा रहा। नहीं कर सकते हैं, 12 महीने पर लाभ बंट रहा है। अब 5 महीना लेट से वो बिजनेस में शामिल हुआ है, तो उसका पैसा सिर्फ उस बिजनेस में 12 माइनस 5 बराबर 7 महीने तक रहा। उसका पैसा 7 महीने तक रहा। तो यही हो गया, कह सकते हैं सागर का और करण के लाभ का रेशियो। 2 से काट दो इसको 6 बार में, कितना हो गया, 18:7। ये बन गया लाभ का रेशियो बन गया। सागर का लाभ और करण का लाभ 18:7। अब देखिए टोटल लाभ दे रखा है 2.5 लाख रुपए आपका। टोटल लाभ है 2.5 लाख रुपए, टोटल लाभ है 2.5 लाख रुपए आपका। बोलिए जी यहां टोटल लाभ का रेशियो कितना है, 25 है। तो आप 25 से सिंपली भाग कर दो तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। 25 से भाग करिए तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा, है ना। तब सवाल कहता है कि दोनों के लाभ में अंतर कितना है, तो इसमें अंतर कितने का है, 11 का। तो 11 रेशियो का मान निकालना है तो 11 से गुणा कर देंगे। देखो जितना रेशियो का मान निकालना होता है उससे हम करते हैं गुना, और जितना रेशियो का मान दिया रहता है उससे करते हैं भाग। हो गया
25 से कटेगा 10,000 बार में, 11 से गुणा करिए तो 1,10,000। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहिए कुछ पूछना है तो। डाउट रहेगा पूछिएगा। 8 नंबर सवाल की भाषा को थोड़ा पहले समझना है। यहां कितना होगा? डी। देख लेते हैं। कहता है 75% दूध का प्रतिशत वाले दूध और पानी के 18 लीटर मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का रेशियो कितना? देखिए 18 लीटर मिश्रण में दूध कितना है? 75% है। तो देखो 75% का मान कितना होगा? 3/4 होगा आपका। 75% का मान जो है ना वो होगा 3/4, 3/4। 75%, 75/100 करिए ना, काटिए 3/4 हो जाएगा। तो मान के चलिए कि जो दूध होगा वो 18 का 3/4 होगा। सही बात है जी। 18 लीटर टोटल मिश्रण, इसका 3/4 दूध है। तो ऐसा करो 54 का 1/4 कितना हो जाएगा? 13.5 हो जाएगा। ठीक तो है? 13.5 है ना? तो ये हो जाएगा कितना? 13.5 लीटर हो जाएगा आपका। 13.5 लीटर हो गया जी। अब देखो यहां पर अगर हम पानी की बात करें तो 18 लीटर में 13.5 लीटर दूध है तो बचा कितना? 4.5 लीटर। वो क्या है? पानी है। 4.5 लीटर पानी है ना? अब कहता है कि 2 लीटर दूध उसमें और ऐड कर देते हैं। 2 लीटर दूध उसमें और ऐड कर देते हैं तो 13.5 लीटर पहले से दूध था, 2 लीटर और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15.5 लीटर हो जाएगा। लेकिन पानी थोड़ी ना और ऐड किया था, पानी तो पहले ही वाला ना। तो पानी कितना? 4.5। सही बात है, डी हो रहा है। देखो 15.5 का मतलब हो गया 31 का आधा, और 4.5 मतलब किसका? 9 का आधा। 2 कट गया, आंसर 31,9 हो गया आपका, है ना? क्या किए जी? 18 लीटर में 75% दूध, तो 18 का 75% किए 3/4, तो आया इतना दूध। 18 लीटर में 13.5 लीटर दूध है तो 4.5 लीटर क्या है? पानी। तो 18 लीटर में कितना दूध कितना पानी, कितना दूध कितना पानी निकाल लिए। अब कहता है कि 2 लीटर दूध और उसमें मिला देंगे तब रेशियो बताओ कितना। तो 2 लीटर इसमें और मिला देंगे तो कितना तैयार हो जाएगा? 15.5 लीटर दूध। अब पानी वही पानी थोड़ी ना आप मिला रहे हैं, तो पानी जो कहते हो अब इसी का अनुपात कहता है। 15.5 मतलब 31 का आधा, 4.5 मतलब 9 का आधा। रेशियो बनाना है, 2 कट गया, 31:9 हो गया। मतलब रेशियो से तो 75-25 करिएगा कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो गया। अब कहिए आप इसके बाद क्या करें? तो 4 बराबर 18, 1 मिनट, 4 बराबर 18, एक बात क्या करेंगे? तो 3:1 में बांटेंगे। तो हम भी तो वही किए। बांटने के लिए क्या करिएगा? 18 में 4 से भाग दीजिएगा। अब 3:1 का मान निकलना, 3 से गुना करिएगा। मतलब क्या हुआ? 18 में 3/4 से गुना हुआ तो क्या निकला? दूध। हम भी तो वही किए, 18 में 3/4 से गुना किए तो क्या निकला? दूध। वही तो हम भी किए हैं ना। हाँ ठीक है, कह सकते हैं वैसे, है ना? क्या आगे ही ना बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे 7-6 नंबर पर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं।
यहां पर देखिएगा जी, दो अभाज्य संख्याओं एक्स वाई का लसा 533 है, ठीक ना। देखिए सबसे पहली चीज तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। और मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या का जो लसा होता है ना, वो गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य संख्या का जो लसा है वो उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो बताइए संख्या x और y है, इसका मतलब जानते हो x गुना y बराबर 533 है। हमेशा याद रखना है कि दो अभाज्य संख्या का जो लसा होगा वो हमेशा उसका गुणनफल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कोई पूछेगा इसका लसा बताओ तो सीधे गुना कर दीजिए 15, कुछ नहीं करना है। अभाज्य संख्या का जो लसा होता है ना हमेशा गुणनफल ही होता है ना। तो एक्स वाई यहां पर दो गो अभाज्य संख्या और लसा दिया हुआ है 533, यानी समझिए कि x गुना वाई बराबर 533 दिया है। x गुना वाई लसा गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर सोचना है कि आखिर x का मान क्या हो सकता है और y का मान क्या हो सकता है। तो ये पता करने के लिए देखिए ये दो गो संख्या का गुणनफल है, आखिर वो दो संख्या कौन कौन है। तो थोड़ा यहां पर सोचिए कि भाग किससे किससे लग रहा है। तो जहां तक आप देखो 2 से 3 से 4 से 5 से ट्राई करो तो पहली बार भाग सीधे 13 से लगेगा आपका। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक भाग नहीं लगेगा। 13 से इसमें भाग दीजिए, बारी बारी से चेक करेंगे हम। तो 13 पर जाइएगा तो 13 से भाग लग रहा है, देखिए भाग दीजिए 13 चौके 52, अब फिर 1 पर 3 13, 13 एकम 13, 2 3 4 5 6 7 से भाग देते जाइए नहीं लगेगा। सबसे पहली बार भाग 13 से जाकर के लगेगा। कई बार में 13 से भाग लगेगा? 41 बार में, तो हो गया 13 गुना 41। इसका मतलब यही दोनों आभाज्य संख्या 13 और 41 जिसकी चर्चा हो रहा है सवाल में। सवाल कहता है कि x बड़ा है किससे, y से, यानी बड़का मान जो है वो x है और छोटका मान क्या है, y है। तो आप समझ लो कि x का मान कितना है, बड़ा वाला 41, और y का मान कितना है 13 है। अब जो पूछ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, बैठा देंगे 4y माइनस का x, तो y का मान 13 बैठाएंगे, 13 चौके 52, और x का मान 41 से बैठा देंगे तो आंसर हमारा 11 हो जाएगा आपका। हमेशा अभाज्य संख्या का एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। देखिए जी क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, 10 नंबर देखिएगा। यहां पर x पावर 4 प्लस में 1/x पावर 4 का मान 194 है। तो देखिए इसमें मैं क्या बता रहा हूं सुनिएगा। पावर 4 पे मान दिया है, हम पावर 2 पर लिखेंगे, पावर 2 पर हम लिखेंगे। बताइए इससे इसका पावर आधा है क्या, इससे इसका पावर क्या है आधा, और बीच में साइन क्या है यहां प्लस प्लस। तो याद रखिएगा प्लस 2 करके और वर्गमूल करेंगे। बीच में साइन है प्लस, तो प्लस 2 करके वर्गमूल करते हैं। तो बोलिए 196 का वर्गमूल कितना 14 हो गया। फिर देखो x प्लस 1/x, देखिए इससे इसका पावर आधा, यहां पर पावर कुछ नहीं मतलब कितना 1 है। तो बोलिए इससे इसका पावर आधा हुआ कि नहीं हुआ, बीच में चिन्ह क्या है प्लस है। तो फिर देखिए यहां पर प्लस 2 करके हम वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये रूल है, ध्यान रखिएगा। जब आधे पावर पे यदि आपको मान लिखना है तो याद रखिएगा चिन्ह प्लस तो प्लस 2 करके वर्गमूल, और अगर यहां चिन्ह माइनस रहता तो माइनस 2 करके वर्गमूल हम करते हैं। सही बात है। अलजेब्रा के इस तरह के सवाल में सीधे आधे पावर पर अगर आपको आना है तो आप चिन्ह देखो क्या है प्लस, तो प्लस 2 करके वर्गमूल, अगर चिन्ह माइनस तो माइनस 2 करके वर्गमूल। तो x प्लस 1/x का मान कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो सवाल कहता है कि x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए कितना है। देखो फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a, आता है सबको। x प्लस 1/x का मान यदि a दिया रहे, x प्लस 1/x का मान यदि a दिया रहे तो x³ प्लस 1/x³ का मान a³ माइनस 3a होता है ना। तो बैठाइए a का मान 4 बैठे, बोलो 4 का क्यूब 64 और 4 3 12, जब घटाएंगे तो आंसर कितना 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
तो पावर 4 से पावर 2 पर आई है, पावर 2 से पावर 1 पर आई है, यानी x प्लस 1/x का मान a, तो एक्स क्यू प्लस 1/x का मान AQ माइनस 3 है। और यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा AQ माइनस 3 है, तब सवाल कैसे बनेगा? तो यहां पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूबिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका क्यूबिंग करिएगा ना तभी जाकर के क्यूब वाले का मान निकलेगा। लेकिन वो उससे थोड़ा ये आसान है, सब याद रखा करिए, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, हमारा ये 11 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। भिन्न का जोड़ है 1 प्लस 4 6 9 और बटा में है 1728 है। क्या लिखा है? का घनमूल, घनमूल बराबर x। मतलब इसका जानते हो, आसान सवाल है जी, ऐसे इसका घनमूल कर देना है और घनमूल का मान क्या है? x है। बस भिन्न का जोड़ जोड़िए, तो 1728 में 469 जोड़ देंगे तो 2197 और बटा में 1728। घनमूल करना है, ये x हो गया। बोलिए 2197 का घनमूल 13 और 1728 घनमूल 12, तो ये मान हो गया। ये सब 20 तक क्यूब याद रखना है ना। 2197 का, कल भी एक सवाल में 2197 घनमूल यूज हुआ था। 2197 का घनमूल 13 और 1728 घनमूल 12 है। ये सब याद रखिए 20 तक। नहीं याद रहेगा ना तो इसको यहां पे फिर निकालना पड़ जाएगा आपको कि किसका घनमूल होता है, तो टाइम लग जाएगा। जिसको याद रहेगा वो बढ़ जाएगा तुरंत मार करके, आप निकालते रहिएगा इसका घनमूल आपका। तो ये सब याद रखा करिए, 20 तक क्यूब कम से कम आपका, क्योंकि मैक्सिमम सवाल उसी के अंदर में घूमता फिरता रह जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां 12 क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। समीकरण, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, और एक और लीनियर इक्वेशन है। कै गो इक्वेशन दे रखा है सवाल में? दो गो दे रखा है। अब कहता है कि इसके आरेखों का प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा है। तो आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। सही बात है जी। और x का मान जो आएगा वही अल्फा और y का मान जो आएगा वही बीटा आपका है। अब फिर इसमें बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको पहले सटीक तरीके से आप लिखिए पहले इक्वेशन को। देखो क्या है, 3x माइनस 6y बराबर 6, पहला है। अच्छा फिर देखिए माइनस 2x, उधर लेके चल जाते हैं, उधर लेके जाइए उधर, तो 2x, इसको उधर लेके गए तो माइनस का 5y, 1 को इधर ही छोड़ दिए, प्लस 1 नहीं हो गया। एकरा उधर लेके गए तो प्लस में, और इसको उधर लेके गए माइनस में, और इसको यही छोड़ दिए, बराबर के इधर ही छोड़ दिए तो 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने उधर भेजा, आप चाहे तो इधर भी रखे काम कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक ना। तो इक्वेशन सॉल्व करने का यही फंडा है कि या तो एक्स वाले को या तो वाई वाले को दोनों में क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व ऐसा ही होता है, एक्स वाले को या तो वाई वाले को क्या करिए, बराबर कर लीजिए। आप बराबर करके उसको काट दीजिए, एगो एक्स कट जाएगा तो वाई का मान निकलेगा, वाई कटेगा तो एक्स का मान निकलेगा। तो आप देखिए अपनी सुविधा देखिए कि हम एक्स को इजिली बराबर कर सकते हैं कि वाई को इजिली बराबर कर सकते हैं। करने के लिए दोनों कर सकते हैं। एक्स को कर देते हैं, ये 3 है ये 2 है, तो ये 2 से गुना कर देंगे यहां, और ये 3 से गुना कर देंगे यहां। चलो 2 से गुना करिए, तो ये 2 से यहां गुना, 2 से यहां गुना, 2 से यहां भी गुना, 3 से वो वाला 3 से यहां गुना, तो 3 से यहां भी गुना, 3 से यहां भी गुना, और 3 से यहां भी गुना। फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये माइनस, आई माइनस है तो प्लस, आइए प्लस है तो माइनस हो गया। चलो जी कट न जाएगा ये, कैसे, 6x माइनस 6x खत्म। फिर सुनिए 6 दूना 12y माइनस में, और 5 दिए 15y प्लस में, तो प्लस 15y माइनस 12y, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3y। फिर देखो जी 6 दूना 12 और माइनस में 3, तो कितना 9, तो y बराबर 3 हो गया। अब y बराबर 3 आ गया तो कौन एगो बैठा दीजिए, बैठाइए। y बराबर 3 बैठे, 3 छक 18 और 6 24, 3 से कटेगा
8 बार में, तो x का मान 8 हो गया। एगो निकला y का मान, तो कौनो एगो समीकरण में बैठा दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो देखो x का मान निकला 8, ये अल्फा है, और y का मान निकला 3, ये बीटा है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, अल्फा बीटा, x का मान अल्फा, y का मान बीटा। अब जो पूछ रहा है इसमें हम बैठा देंगे, x का मान अल्फा बैठेंगे 8, तो बोलिए 8 का स्क्वायर 64 गुणा 3, 3 गुणा में 8 का स्क्वायर, और बीटा का मान कितना है 3 है। तो बोलिए जी 8 का स्क्वायर 64 का 3 गुना 192, 192 में से 3 घट गया तो 189 आंसर हो जाएगा आपका। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि दो गो समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु कहेगा ना, तो हमेशा उस समीकरण को सोल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, और जो एक्स वाई का मान आएगा वही उसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं बोलिएगा। बराबर करने का ये नियम है, किसी एक को बराबर करो। हमने देखा कि 3 से गुणा कर देंगे इसमें, और ये वाला 2 से गुणा कर देंगे उसमें, तो ये भी 6x बन जाएगा, ये भी 6x बन जाएगा। अब 2 से गुणा सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, इसके सारे टर्म में, यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, इसमें 3 से, तो यहां भी 3 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा। अब फिर इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तब ना कटेगा, 6x माइनस 6x कट गया, -12y प्लस 15y, तो 15y में से 12y घटेगा 3y, 6 दूना 12 में से 3 घटेगा 9, तो y बराबर 3, और y बराबर 3 यहां बैठा दिए तो x का मान 8 निकल गया, यानी अल्फा 8 और बीटा 3 इसमें बैठा दिए, आंसर हो गया। चलिए जी, यहां देखिए ये हमारा सवाल क्या कहता है। कहता है कि दी गई आकृति में PAB एक भेदिका है ना। PAB एक भेदिका है, मतलब मान के चलो ये दिया है आपका छेदक रेखा, सेकेंड उसको अंग्रेजी में कहते हैं छेदक रेखा, है ना PAB। अब PT स्पर्श रेखा है, तो देखो एगो रिलेशन होता है ऐसा, जब भी स्पर्श रेखा है PT है ना, और PAB छेदक रेखा है, तो रिलेशन क्या होता है जी, देखो PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुना PB होता है। इसी रिलेशन पर इस तरह का सवाल बनता है। कभी भी फोटो में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, एक स्पर्श रेखा और दूसरा छेदक रेखा, एक टेंजेंट और दूसरा सेकेंट, तो होता है PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB होता है, ठीक ना। तो बताइए जी, PT का मान दिया है 5, तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और PA का मान कितना दिया है 3, गुना PB। तो ऐसा करिए, PA जो है वो 3 है, और E वाले को मान लिए हम x, यहां से यहां तक क्या मान लिए x मान लिए। तो बोलिए P से लेकर के B तक का दूरी कितना हो जाएगा, 3 प्लस x हो जाएगा, है ना। PT स्क्वायर बराबर PA और गुना में PB, यही x का मान निकालना है आपको, यही x का मान निकालना है। तो चलिए बताइए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 9, और प्लस में 3x हो जाएगा, तो 9 आके घट गया 25 में, तो 16 बराबर कितना 3x, तो x बराबर हो जाएगा 16/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। तो इस सवाल तब बनेगा जब आपको इसकी जानकारी रहेगा। PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB, PT दिया है आपका 5, I दिया है 3, I वाला पूछ रहा था x मान लिए, तो PB पूरा यहां से यहां तक 3 प्लस x हो जाएगा। अब सोल्व करके x का मान निकाल लिए। डाउट रहेगा पूछिएगा। देखो जी, ये सवाल जो है थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्चुअली सवाल है। आप बताइए यहां से यहां तक का मान निकालना है, तो आप देखो जरा, ये दो गो को जोड़िए, कितना मान आया 1 आया, +1। ई दूगो को मिलाइए तो 4 - 3 फिर +1, इसको मिलाइए तो फिर +1। तो आपको समझ में आ रहा है कि हर दो संख्या जोड़ने पर मान 1 आ रहा है, सही बात है। देखिए ना, -1 + 2, 2 में से घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 6 में से 5 घटेगा, यानी हर दो गो टर्म मिल करके 1 मान दे रहा है। तो आप बताओ यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक है, 1000 तक है, तब आंसर 500 होना चाहिए।
2 के बदले मान कितना 1, 2 के बदले मान 1, 2 के बदले मान 1 यानी आधा। तो 1000 के बदले मान कितना होगा, आधा 500 होगा, नहीं हो जाएगा। 2 के बदले 1 और फिर 1 फिर 1, तो 1 1 1 1 1 1 कई बार 1000 बार जुड़ेगा कि 1000 का आधा 500 बार जुटेगा, 500 बार। 2 को मिल मिल करके एक को डाटा बना रहा है। तो 1 7 वाला प्लस में डॉट डॉट मतलब क्या है, यहां पे 8 है, तो फिर ही मिला के कितना हो जाएगा +1। डॉट डॉट मतलब बीच में बहुत सारा टर्म है। तो 2 के बदले 1, तो 1000 गो टर्म है, तो 1000 के बदले उसका आधा कितना 500, 500 हो जाएगा। अब 500 बार हम लिखेंगे नहीं ना, ऐसी समझना ना है। हाँ देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15। आज का सवाल कुछ आसान लग रहा है क्या, है ना? हाँ आज 20 में 20 मार दिए, 18। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। सवाल कहता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए भुजा की लंबाई a है, समबाहु त्रिभुज की सब भुजा क्या होता है बराबर। तो बताइए परिमाप कितना होगा 3a, परिमाप हो जाएगा 3a। कहता परिमाप प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 ज्यादा है, 20 हो जाएगा जी, 20 या 60, 20 से 40 ज्यादा नहीं, ऐसी ऑप्शन देखने से पता चलता है, कोई बात नहीं। प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 ज्यादा है, परिमाप जो है वो भुजा से 40 ज्यादा है, तो बराबर में a + 40 हो जाएगा। परिमाप क्या है, तो भुजा से 40 ज्यादा है, तो a + 40 कर दिए, परिमाप के बराबर हो गया। अब बोलिए a आके घटेगा तो कितना 2a बराबर 40, तो a बराबर 20 हो गया। ये तो पूछता है भुजा की लंबाई बताओ। ऐसे भी हम देखें क्या कि 20 भुजा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 20 × 60, 20 × 60 परिमाप। अब देखो भुजा से परिमाप 40 ज्यादा है कि नहीं है, तो 20 पर पूरेगा। यहां पर देखिए मिक्स है, 45 डिग्री रख के बना लीजिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का हमारा ये क्वेश्चन है, कहता है इसका मान कितना होगा, यहां से यहां तक का मान कितना है। तो सबसे बेस्ट यहां पर क्या होगा, बेसिक से बनाने से बेहतर है कि वैल्यू पुटिंग रूल हम लगाएं। बेसिक से हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बनाते थे। कभी भी त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे दे देगा कोई एक्सप्रेशन, वो कहेगा इसका मान बताओ कितना है, तो सबसे जो मस्त तरीका होता है कंपटीशन के लिए वो होता है वैल्यू पुटिंग होता है। अब देखो वैल्यू पुटिंग का रूल क्या है, अगर क्वेश्चन में साइन कॉस है तो थीटा का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करते हैं। अब अगर मिक्स है तो थीटा का मान हम 45 डिग्री पुट करते हैं, ठीक ना। क्या मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में साइन कॉस है तो थीटा का मान 0 या 90। अब अगर मिक्स है जैसे साइन कॉस के अगर अलावे भी कुछ रहेगा तो थीटा का मान क्या रखिएगा 45 डिग्री रखिएगा। ये वैल्यू पुटिंग का आपका रूल है। कंडीशन है कि आपका इनफाइनाइट वगैरह नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए इसमें साइन भी देख रहे हैं, कॉस भी देख रहे हैं, टेन भी देख रहे हैं, कॉट भी देख रहे हैं, तो क्या रखते हैं 45 रख देते हैं, टेन कॉट भी है। आइए 45 रखते हैं। बोलिए साइन 45 का मान 1/√2, ये सब याद रखेगा चीज है। कॉस 45 का मान 1/√2। अच्छा बोलिए टेन 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान, तो 1 - 1 0, और 0 से जो टकराएगा सब 0 बन जाएगा। नहीं ये घटा तो 0 आया, 0 जब इन सब से गुणा होगा तो क्या आएगा 0 ही होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चंस का मान कितना आया 0 है ना, 0। अब हम यही थीटा का मान या ए का मान 45 डिग्री हम ऑप्शन में रखेंगे, यही 45 हम ऑप्शन में रखेंगे और देखेंगे कहां 0 मिल रहा है। हमारा लगता है डीओ में क्या 0 मिल रहा है। देखो 0 यहां भी मिल रहा है और 0 यहां भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तब क्या करिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कभी ऐसा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। फिर वैसी स्थिति में 30 या 60 पर आंसर कंफर्म होगा।
इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वैल्यू आपका। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे देखो 45 डिग्री यहां रखिए ना तो ये भी जीरो हो जा रहा है, देखो 1। अब माइनस देखिए cos 45 1/√2 स्क्वायर किया 1/2, 2 से 2 कट गया 1, 1 - 1 बराबर। यहां भी 45 90 cos 90 का मान 0। तो आपको क्या लग रहा है, सवाल का मान 0 आया, ऑप्शन में रखे तो बी नंबर भी 0 डी नंबर भी 0, तो हो जाएगा कंफ्यूजन कि बी मारे कि डी मारे। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर वैसी स्थिति में फिर आपको 45 नहीं रखना पड़ेगा, फिर क्या रखना पड़ेगा 30 या 60, और 30 या 60 पर 100% कंफर्म हो जाएगा, ये हमारा दावा है 30-60 पर। ये रेयर चीज है, कभी कभी मिल जाता है ऐसा, देखो मिल गया यहां पर दुद्दू को मैच करने लगा है ना। तो वैसी स्थिति में 30 या 60 पर होगा आपका, ये 45 पर कंफर्म नहीं हुआ तो 30 या 60 पर होगा। चलिए फिर से एक बार चलेंगे यहां पर हम, कोई भी आप ए का मान जो है ना पुट, आप अपनी इच्छा के अनुसार ए का मान 30 या 60 आप कुछ भी रख लो। 30 रखते हैं, बताइए साइन 30 का मान कितना 1/2, कॉस 30 का मान कितना √3/2, tan 30 का मान कितना 1/√3, और cot 30 का मान कितना √3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखो ये हो जाएगा √3/4, √3/4 देखिए ना, √3/4 और √3 एलसीएम हो गया, तो √3 को √3 से गुणा किए तो 3, 1 - 3 मतलब माइनस का 2, √3 से √3 खत्म हो गया, 2 से 2 बार में तो माइनस का 1/2 आया। जब हम 30 डिग्री बैठाएं तो सवाल का मान कितना आया -1/2 आया। अब यही 30 डिग्री आप ऑप्शन में बैठाओ, यही 30 डिग्री ऑप्शन में बैठाओ और देखो कहां पर -1/2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं बैठाइए, तो 1 - 2 इंटू बोलिए cos 30 का मान कितना √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब बोलो एक में से 1.5 घट रहा है, तो क्या यही तो आ गया माइनस का 1/2 आ गया, और यहां भी माइनस का 1/2 मतलब आंसर कौन सा बी हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में बैठाइए 30 डिग्री, ये -1/2 नहीं आएगा। वैल्यू पुटिंग नियम हमारा ये है, सही बात है। वन तो नहीं आएगा है ना, देख ले रहे हम कैसे बेसिक से बनाए, पहले हमको बताइए आप। रखिए साइन ए इंटू कॉस ए, और वहां पे क्या लिखे हम साइन ए बटा कॉस ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए, ठीक ना। आप बताइए यहां पर हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, आप गलती किए ना जी, 1 कैसे आ जाएगा, यहां माइनस का साइन है। बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ई जाएगा यहां तो साइन स्क्वायर ए, और ई जाएगा यहां कॉस स्क्वायर ए, इससे ही कट गया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है क्या, प्लस साइन यहां होता है तब 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, यहां क्या आया माइनस, तो थोड़ी ना 1 होगा। अब देखिए सुनिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस का कॉस स्क्वायर ए पहले से है, तो बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, देखो बी नंबर मिल गया आपका। तो ये हमारा बेसिक रूल्स है, हम लोग 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में ही सही बनाते थे इस तरह के सवाल को। हाँ 2 नंबर लेने के लिए 2 नंबर 3 नंबर जो भी है। 60 मीटर ऊंची इमारत से एक स्तंभ के शीर्ष और आधार का न्यूनता कोण मतलब न्यूनतम कोण उन्नयन कोण कहने का अर्थ है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए जी 60 डिग्री ऊंची इमारत से एक स्तंभ के शीर्ष और आधार, देखो जी 60 मीटर ऊंची इमारत, तो इमारत जो है वो बड़ा होगा और स्तंभ जो है छोटा होगा,
गए किसे डिसाइड कर लिए, तो ऑप्शन से कर सकते। देखो इमारत है 60 मीटर ऊंचा, अब पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई। जितने भी ऑप्शन है स्तंभ के ऊंचाई के लिए सब 60 से क्या है, छोटा है। इससे क्लियर है कि स्तंभ छोटा ही होगा आपका, है ना। तो ये हो गया आपका इमारत जिसकी हाइट दे रखा है कितना, 60 मीटर आपका, 60 मीटर। और ये हो गया आपका स्तंभ हो गया। कहता है कि 60 मीटर ऊंची इमारत से, मतलब यहां से ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां से देख रहा है, यहां से स्तंभ के शीर्ष मतलब यहां और आधार का न्यूनता कोण का मतलब यहां पर हो जाएगा, जानते हो क्या, अवनमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से कोई नीचे देख रहा है और ऊपर से जब नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन बनता है, और कोई नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन बनेगा आपका। तो ऊपर से नीचे एक बार शीर्ष को देख रहा है और एक बार यहां पर आधार को देख रहा है। तो देखो जी, जब शीर्ष को देख रहा है तो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और जब आधार को देख रहा है तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इमारत के शीर्ष पर एक आदमी है और खंभा छोटा है स्तंभ, और उसके एक बार ऊपर देख रहा है शीर्ष को, एक बार आधार को देख रहा है, यहां 30 यहां 60। तो कहता है कि इस स्तंभ की ऊंचाई बताओ कितना है। तो चलो रेशियो लगा देते हैं, बोलिए जी 60 डिग्री का रेशियो कितना होता है, 1√3/1 होता है। अब 30 डिग्री का क्या होता है, 1/√3। तो सुनिए 30 डिग्री का लिखते हैं 1/√3। 30 डिग्री का रेशियो याद रखना है 1/√3। अब देखो ई वाला जब √3 हुआ तो ई भी कितना होगा, √3 होगा, और ई √3 तो ई भी कितना, √3। अब सुनिए 60 डिग्री का रेशियो याद है सबको, क्या होता है, √3/1। इसका मतलब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जितना आधार होगा उसका √3 गुना लंब होगा, जितना आधार होगा उसका √3 गुना लंब होगा। 60 डिग्री कहता है ये, तो बताइए 60 डिग्री है, जितना आधार होगा, आधार कितना है, √3, √3 का √3 गुना लंब होगा। तो √3 का √3 गुना यानी 3 ऊपर से नीचे तक हो गया आपका। अब बोलिए यहां से यहां तक रेशियो कितना, 3, यहां से यहां तक रेशियो 1, तो इसका कितना, आई रेशियो 2, तो ई भी रेशियो 2 हो गया, यानी 2 रेशियो का मान पूछता है। तो सुनिए जी, पूरा 3 रेशियो बराबर कितना, 60 मीटर, तो 1 रेशियो मतलब 20 मीटर, तो 2 रेशियो मतलब 40 मीटर। 40 मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। कुछ कहना है बोलिएगा कहीं पर। 60 डिग्री कहता है कि जितना आधार है उसका √3 टाइम्स लंब है, तो आधार इसके मदद से यहां √3 निकाल चुका है, तो √3 का जब √3 गुणा करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा, और ये 1, तो ये कितना, 2, ये 2, ये भी 2, तो 3 अनुपात बराबर 60 मीटर, तो 1 अनुपात बराबर 20 मीटर। तो ये पूछता है 2 अनुपात बराबर व्हाट, तो 40 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए जी, हमारा सवाल 18 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। राज्य के भीतर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात दे रखा है। देखो जी, ये है राज्य ए बी सी, और ये छात्रों की संख्या दे रखा है, ये सब लाख में। आइए राज्य ए में पास कितने हुए, फेल कितने हुए, उसका रेशियो दिया है। राज्य बी में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो आप बताओ राज्य बी में छात्रों की संख्या कितना है, 1.40 है। राज्य बी में टोटल छात्र कितने, 1.40, और राज्य बी में रेशियो है पास फेल का कितना, 3:4। तो कहता है कि पास कितना हुआ, तो इसको इस रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, 4 3 7 से भाग देंगे, और हमसे पास का पूछता है, तो पास का रेशियो कितना है, 3 से गुना कर देंगे। तो इससे कटेगा कितने, 0.2 बार में, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 0.6 वाला आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसको इस रेशियो में बांट के और 3 रेशियो का मान निकाल लेना है।
देखिए जी 19 नंबर सवाल कह रहा है, दो खिलाड़ी ए और बी एक टेनिस मैच खेलते हैं, बी के मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो ए का जीतने की प्रायिकता कितना है? तो देखिए जी डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे प्रायिकता कल भी बताया था, प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? एक होता है, एक होता है। और दो गो यहां कर सकते हैं, कंपटीटर दो गो है, ए और बी है। ए जीतेगा, इसकी प्रायिकता है 0.76 और हम जानते हैं टोटल प्रायिकता का मैक्सिमम मान 1 होता है। तो टोटल प्रायिकता 1 में से अगर हम बी के जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे तो ए के जीतने की प्रायिकता बच जाएगा। जैसे कहना है कि 76% चांस बन रहा है कि बी जीतेगा, तो 24% चांस बन रहा है कि ए जीतेगा, है ना। तो यहां पर इसको सीधे हम घटा देंगे, 0.24 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो गो ऑप्शन एक तो नहीं हो गया होगा, 0 इसी बना लीजिए, है ना। ये एरर होगा यहां पर। देखिए जी यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, पढ़िएगा। एक मालगाड़ी शहर एक से शहर वाई की ओर जाते हुए 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर इसे आधा घंटा रोक लिया जाता है। फिर कहता है इसके बाद अपनी सामान्य चाल की 4/5 से चलकर 2 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर और आगे होती तो 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो दिस डेट इस तरह का दिया हुआ है, नहीं। देखो इसको ध्यान समझना है ना, इसको ध्यान समझना और बड़ा सटीक तरीके आपको हम बता रहे हैं। जैसे जैसे सवाल करें वैसे वैसे करते चले जाइए, समझ के, और फिर 2-4 बार इसको बनाइएगा तो फिर ये टाइप आपका अपना हो जाएगा, है ना। समझिएगा तो फिर इस टाइप के सारे सवाल को आप कर पाइएगा। ध्यान दीजिए, एक मालगाड़ी शहर एक्स से वाई की ओर जाते हुए, देखो जी, है ना। यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ई जो है शहर कौन सा है? एक्स है, और ये शहर कौन सा है? वाई है। शहर एक्स है, वाई है। कहता है कि 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 1 घंटा बाद दुर्घटना, यानी चली ट्रेन यहां से, समझिएगा, यहां से ट्रेन चली, 1 घंटा बाद एक्सीडेंट कर गई। देखो 1 घंटा हुआ और यहां पर एक्सीडेंट कर गई ट्रेन, और कहता है कि 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आधा घंटा के लिए रोक लिया जाता है। तो यहां पर एक्सीडेंट की और आधा घंटा यहां पर ट्रेन रुकी भी रही, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। और तब चली फिर, लेकिन चाल कम चाल से चली, पढ़िए ना। कहता इसके बाद वो अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चली। मतलब सामान्य चाल था कितना? 5, लेकिन चली किससे? ओरिजिनल चाल था उस ट्रेन का 5, लेकिन एक्सीडेंट करने से उसकी चाल घट गया, 4 हो गया। थोड़ा सा यहां पे हम आते हैं, पहले ओरिजिनल चाल 5, लेकिन चल रही है किससे? 4 से। अच्छा, टाइम का अगर हम रेशियो पूछेंगे तो उलट जाएगा क्या? स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए अभी उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया है, तो अगर स्पीड को कम कर लिया ट्रेन तो समझो उसको समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए कहता है कि 2 घंटा देरी से पहुंचता है वाई पर, स्पीड कम कर लिया इसलिए उसको लेट हो गया। 2 घंटा लेट से पहुंच रहा है। सोचो जी 2 घंटा लेट से पहुंच रहा है, जबकि आधा घंटा जो है यहीं पर वो ट्रेन रुकी रही थी। टोटल लेट क्या घंटा हुआ? 2 घंटा, जेकरा में आधा घंटा रुकने की वजह से और 1.5 घंटा जानते हो चलने की वजह से, कम चाल से चलने की वजह से 1.5 घंटा ले। टोटल लेट 2 घंटा, जेकरा में आधा घंटा यहां रुक गया था ट्रेन इस वजह से, अब बचा कितना? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा लेट हुआ कम चाल से चलने की वजह से। ट्रेन की गति धीमा हो गया था, यही कारण से 1.5 घंटा लेट हुआ। अब आधा घंटा यहां रुक गया था, इसलिए कुल मिलाकर 2 घंटा लेट हुआ। बुझाया? टोटल लेट क्या घंटा? 2 घंटा, जेकरा में आधा घंटा ट्रेन रुक गई थी वो वाला, अब बचा 1.5 घंटा। वो क्यों लेट हुआ उतना? क्योंकि चाल को उसने कम कर लिया था, 5 से 4 कर लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां थोड़ा फाइनल करिए ना, बोलिए समय का रेशियो कितना ज्यादा? बोलो 1 और 1 रेशियो बराबर कितना? 1.5 घंटा। तो ये 4 रेशियो बराबर कितना? 6 घंटा। मतलब ही है कि जब वो मूल चाल से चलता तो उसको टाइम कितना लगता?
यहां से यहां तक जाने में उसको 6 घंटा का टाइम लगता। अगर ट्रेन एक्सीडेंट नहीं करता, अपना ओरिजिनल चाल से चलता, ये ओरिजिनल चाल तो ये ओरिजिनल समय 1 रेशियो बराबर 1.5 घंटा, तो 4 रेशियो का मतलब 6 घंटा। उसको 6 घंटे का टाइम लगता यदि वो एक्सीडेंट नहीं करता, ओरिजिनल चाल से चलता। तो अगर मान लेते इतने पर क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि ट्रेन एक्सीडेंट नहीं करेगा तो स्टेशन एक्स से वाई तक जाने में उसको कितना समय लग जाएगा, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 7 घंटा। 1 घंटा पहले वाला, यहां के बाद 6 घंटा। और मैंने देखा है कई एक सवाल में इतने छोटे क्वेश्चन यही रहता है, यहां रह देगा, बोल देगा कि एक्स से वाई तक पहुंचने का राइट टाइम क्या है यदि ट्रेन एक्सीडेंट नहीं करता, तो आंसर यहीं पे हो जाएगा 7 घंटा। 6 घंटा ही वाला, 1 घंटा ही वाला, एक्स से वाई तक का समय 7 घंटा। लेकिन फिलहाल यहां पर सवाल अभी और आगे है, पढ़िए। यदि दुर्घटना से पहले यह 80 किलोमीटर और चली होती, बताइए, एक्सीडेंट तो यहां पे की ना, एक्सीडेंट तो यहां पर की है, लेकिन कहता है कि यदि 80 किलोमीटर और चली होती, मतलब एक्सीडेंट 80 किलोमीटर और आगे चल के करती, मतलब यहां पर एक्सीडेंट करती। पहले एक्सीडेंट किया यहां, लेकिन कहता है यदि एक्सीडेंट इससे और 80 किलोमीटर आगे होती तो केवल 1 घंटा लेट से पहुंचती, केवल 1 घंटा लेट से पहुंचती। तो आप बताओ जी, आधा घंटा यहां पर रुकी रही है, सॉरी यहां पर, अरे जहां एक्सीडेंट हुआ किया वहां आधा घंटा रुकी रही है, और टोटल लेट क्या घंटा, 1 घंटा, जेकरा में आधा घंटा रुकने से, तो चलने से कितना, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा चलने से लेट हुआ। अब बोलिए यहां समय कितना ज्यादा, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर कितना, आधा घंटा, इसलिए 4 रेशियो बराबर 2 घंटा, 2 घंटा। तो सुनिए, यहां से यहां तक का समय 6 घंटा, और यहां से यहां तक का समय क्या घंटा, 2 घंटा। यहां से यहां तक 6 घंटा और यहां से यहां तक 2 घंटा, तो ई वाला समय का 4 घंटा होगा क्या, यहां से यहां तक का पूरा 6 में से 2 घंटा दिए 4 घंटा। अब हमसे पूछता है कि उस ट्रेन की चाल बता दो कितना है, तो चाल बराबर देखो दूरी, यहीं से यहां तक का समय 4 घंटा, कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल गया, चाल, क्या निकल गया, चाल। अब कहता है कि स्टेशन एक्स से वाई की दूरी बताओ, तो बोलिए जी, ट्रेन का ओरिजिनल चाल निकल गया 20, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ओरिजिनल चाल से यदि ट्रेन चलेगी तो यहां से यहां तक जाने में उसको क्या घंटा लगेगा, 7 घंटा। 6 घंटा ही वाला 1 घंटा ही, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 20 सत्ते 140 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा आपका। यही तो बात है। अब इसको है कि 2-4 बार इसको बनाइएगा तो हो जाएगा। यहीं पे 1 बराबर 1.5, तो 4 बराबर 6, फिर यहां आधा लेट हुआ, तो 1 बराबर आधा घंटा, तो 4 बराबर 2 घंटा, तो यहां से यहां तक का समय 6 घंटा, यहां से यहां तक समय 2 घंटा, तो ये 4 घंटा हो गया ये वाला। दूरी अब बटा समय कर देंगे तो चाल हो जाएगा 20, और यहां से यहां तक का समय है 7, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, 20 से 140 किलोमीटर हो जाएगा। कभी सवाल में दूरी पूछेगा, कभी चाल पूछेगा, कभी समय पूछेगा। समय पूछेगा तो पूरा 7 घंटा, दूरी पूछेगा तो ये, चाल पूछेगा तो ये। अब चौथा तो कुछ पूछे